जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का ग्लोबल टेक यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग क्लास नंबर 34 करने वाले हैं, जिसमें हम लोग देख रहे थे पावर सिस्टम का पावर जनरेशन वाला चैप्टर। पावर जनरेशन में हम लोगों ने काफी सारे क्वेश्चन कर भी लिए हैं, अब बहुत थोड़े से क्वेश्चन बचे हैं। इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाएंगे, जो कि है आपका ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, पावर वो भी पावर सिस्टम का ही पार्ट है। तो पावर जनरेशन पहले हम लोग देख रहे हैं, इसके बाद पावर ट्रांसमिशन का क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आपका आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन बोला है कि गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का फायदा क्या है। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का फायदा आपसे पूछा है। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कौन कौन से होते हैं तो हमने आपको बता दिया, जैसे कि आपका सोलर पावर प्लांट हो गया, फिर आपका टाइडल पावर प्लांट हो गया, फिर आपका मिनी हाइड्रो पावर प्लांट हो गया। मतलब कि जो डायरेक्टली जिसका सोर्स नेचर है या जो हमें प्रकृति से डायरेक्ट प्राप्त होता है और उसका जो सोर्स है वो कभी खत्म होने वाला नहीं है, वो हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसी का दूसरा नाम हमने आपको बताया था कि रिन्यूएबल भी है। तो इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि इससे कोई भी पोल्यूशन जनरेट नहीं होता है। इससे पहले ये क्वेश्चन दिया हुआ था, यहाँ पे बस ऑप्शन दूसरे हिसाब से दे दिया है, तो हम लोग उसी से रिलेटेड देखेंगे कि भाई पोल्यूशन किस वजह से होता है। ग्रीन हाउस गैसेस का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जिसमें लगभग 7 गैसेस आती हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। मोर रिलायबल, अधिक रिलायबल होता है, ये नहीं, अधिक रिलायबल नहीं होता है ये भाई, ये कम क्षमता का होता है। और जब तक आपका ये सोर्स मिलता रहे, जैसे मान लीजिए कि सोलर पावर प्लांट ही है, तो सोलर पावर प्लांट में जब तक आपको सूर्य का प्रकाश मिलता रहेगा तभी तक ये बिजली उत्पन्न करेगा, इसके बाद उत्पन्न नहीं करेगा, तो ये ज्यादा रिलायबल नहीं है, ये बात गलत हो जाएगी। ठीक है, लो इनिशियल कॉस्ट, ये भी उतना हद तक सही नहीं है, क्योंकि भाई इसके लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। ठीक है, इफिशियंसी इज हाई, इफिशियंसी इसकी बहुत कम होती है। जैसे यदि मैं बात कर लूं सोलर पावर प्लांट की, तो उसकी इफिशियंसी 20%, ओनली 20%, 20% होती है भाई। तो इफिशियंसी इसकी सबसे कम होती है। सबसे अधिक किस पावर प्लांट की होती है, तो आपका कन्वेंशनल में होता है हाइड्रो पावर प्लांट। हाइड्रो पावर प्लांट की इफिशियंसी कितनी होती है, हमने आपको बताया था 80 से 85%, 80 से 85%, ये सबसे अधिक होती है। ठीक है ना। चलो, ग्रीन हाउस इफेक्ट इज अवॉइडेड, यस, यही आंसर एकदम करेक्ट होगा कि इसमें जो ग्रीन हाउस गैसेस जो कि हमारे एटमॉस्फेयर के लिए, हमारे वायुमंडल के जो ओजोन लेयर है उसके लिए जो हानिकारक है गैसेस, उनसे हमें बचाता है। ये हमारा जो नॉन कन्वेंशनल टाइप का पावर प्लांट है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई, बी एकदम करेक्ट आंसर बनेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पानी से बहने वाली स्थितिज ऊर्जा को बिजली उत्पन्न करने के लिए गतिज ऊर्जा के रूप में कैसे परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, देखो इसके लिए क्या करना है हमें, जैसे मान लो कि ये हमारा बिजली संयंत्र हो गया। ठीक है, ये हमारा बिजली संयंत्र हो गया, और ये क्या है, ये है आपका डैम, और इधर आपका पूरा पानी भरा हुआ है, इधर आपका पूरा पानी भरा हुआ है। ठीक है, और यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं हम लोग, तो क्या मिलता है यहाँ हमें मिलता है एक सर्ज टैंक। क्या मिलता है भाई, इधर हमें एक मिलता है सर्ज टैंक। ठीक है, सर्ज टैंक मिलता है, और इस सर्ज टैंक के पास ही क्या लगा रहता है, बॉल, और फिर यहाँ से सीधे सीधे एक कनेक्शन ऐसे आता है, और यहाँ पे आपकी क्या लगी रहती है, यहाँ पे आपकी लगी रहती है टरबाइन, यहाँ पे आपकी लगी रहती है भाई टरबाइन, है ना, टरबाइन। तो ये जो यहाँ से और यहाँ तक के बीच का कनेक्शन है, ये क्या है, ये कुछ ऐसा स्लोप बना रहता है, मतलब ये ढाल पे रहता है। ठीक है, ढाल पे रहता है, ये यहाँ पे कोण बना रहता है। और ये कोण क्यों बनाया जाता है, ताकि जो पानी में कौन सी ऊर्जा स्थित है, पानी को एक जगह जब आप इकट्ठा कर लेते हैं तो उसमें स्थितिज ऊर्जा स्टोर हो जाती है, और इस स्थितिज ऊर्जा को किसमें हमें कन्वर्ट करना है, गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट करना है। इसमें गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, यहाँ पे कंक्रीट के बड़े बड़े पाइप या फिर लोहे के पाइप हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, और उसकी सहायता से पानी को ले जाकर सीधे टरबाइन के ब्लेड पे गिराते हैं। ठीक है, तो ये किसकी सहायता से हो रहा है, ये पेन स्टॉक की सहायता से हो रहा है। किसकी सहायता से भाई, पेन स्टॉक की सहायता से ये काम हो रहा है। तो ये क्या करता है, ये जो पानी में स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न है या जो मौजूद है स्थितिज ऊर्जा, उसको गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट करता है आपका पेन स्टॉक। ठीक है, चलो तो यहाँ पे देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या है। बाय स्टोरिंग वाटर इन हाई क्वांटिटी, बाय स्टोरिंग सर्ज टैंक एट द वाटर कैनल, by using water turbine to drive alternator, by creating high head through penstock, yes, penstock के through high head
बनाकर हम लोग स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। जो हमारा डैम है, डैम की हाइट अधिक क्यों रखी जाती है? डैम की हाइट अधिक इसीलिए रखी जाती है ताकि जब पानी का फ्लो ऊपर से नीचे की तरफ आएगा तो जितना पानी ऊपर से नीचे मतलब जितना हाइट पे रहेगा उतना ही नीचे आने पे उसमें गतिज ऊर्जा ज्यादा होगा या उतना ही उसमें ज्यादा गति होगा। ठीक है, तो यहाँ पे डी एकदम करेक्ट आंसर बनेगा। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। परमाणु विखंडन के दौरान उत्पन्न होने वाली रेडियो सक्रिय किरणों का क्या प्रभाव होता है? रेडियो एक्टिव रेडिएशंस वाली किरणें कौन कौन सी होती है? रेडिएशंस वाली किरणें या फिर रेडियो एक्टिव? रेडियो एक्टिव रेडिएशंस कौन कौन सी होती है? 3 होती है। एक होती है आपकी अल्फा रेडिएशन, फिर आपकी एक होती है बीटा और एक होती है आपकी गामा। ये 3 तरह की रेडिएशंस होती है। ठीक है, और इसने पूछा है कि ये क्या ये खराब करते हैं या इनसे क्या नुकसान होता है? इनसे सबसे बड़ा नुकसान ह्यूमन बॉडी को होता है। ह्यूमन बॉडी को ये पूरी तरीके से डैमेज कर सकती हैं। यदि बहुत ज्यादा गामा किरणों को एक साथ किसी ह्यूमन बॉडी से गुजारा जाए तो उसके पूरे हड्डी को छलनी कर सकती है। पूरे हड्डी को समझ लो एकदम जगह जगह से छेद बना के एकदम छलनी कर सकती है। तो ये सबसे ज्यादा नुकसान किसको पहुंचाती है? सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है ह्यूमन बॉडी को। तो यहाँ पे क्रिएट हेल्थ हजार्ड, स्वास्थ्य को खतरा पैदा करता है, यही ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। ठीक है भाई, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यदि प्रकाश की तीव्रता कम है तो सौर सेल का क्या होगा? सौर सेल का क्या होगा? प्रकाश की तीव्रता कम है, देखो सिंपल सी बात है। जैसे मान लेते हैं ये हमारा सोलर प्लेट है, ये हमारा क्या है? सोलर प्लेट है। और इस सोलर प्लेट पे इधर से ये हमारा, मान लो कि ये हमारे कौन है? ये हमारे हैं सूर्यदेव। ठीक है इसमें मजाक ही बन गया सूर्यदेव का। चलो भाई ये हटा दो, ये इमोजी हटा देते हैं। ठीक है, इतना केवल बना लो, नहीं तो कहोगे आप लोग कि सर कैसा आपने बना दिया सूर्यदेव को। ठीक है भाई, चलिए यहां से मान लीजिए कि ये किरण इस पे पड़ती है तो यही कह रहा है कि यदि सूर्य का प्रकाश कम हो तो आप लोगों ने सिंपल देखा होगा कि बरसात के दिनों में या ठंडी के दिनों में जो हमारा सोलर सेल होता है या सोलर प्लेट होता है उससे बिजली कम पैदा होती है। आप लोगों ने ऐसा अक्सर देखा होगा। गर्मी के दिनों में ज्यादा बिजली हमें मिलती है ना? ऐसा देखा है कि नहीं देखा है? तो सिंपल सी बात है कि यदि भाई लाइट की अवेलेबिलिटी कम है, यदि लाइट की अवेलेबिलिटी कम है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज लो, देन आउटपुट इज आल्सो लो। तो आउटपुट भी क्या हो जाएगा हमारा? ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बी एकदम करेक्ट आंसर बन जाएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन बोला है कि यदि प्रकाश की तीव्रता अधिक हो, यदि प्रकाश की तीव्रता अधिक हो तब क्या होगा? प्रकाश की तीव्रता अधिक होगी तो आउटपुट बढ़ जाएगा। सिंपल सी बात, जैसे कि हमने आपको अभी उदाहरण दिया कि गर्मी के दिन में सबसे अधिक इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है सोलर सेल से या सोलर प्लेट से, ठंडी के दिन में एकदम कम होती है, बरसात के दिन में थोड़ी और कम, बरसात के दिन में गर्मी से थोड़ी सी कम होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आउटपुट विल इंक्रीज, आउटपुट वोल्टेज इज इंक्रीज, ये बी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो एकदम ये तो सिंपल सी बात है, इतनी बात तो आप समझ सकते हो। वितरण प्रणाली में वितरकों के लिए सबस्टेशन को कौन विद्युत सप्लाई से जोड़ता है? तो देखो भाई ये जैसे मान लो कि ये आपका हो गया एक सबस्टेशन, ये हो गया आपका एक सबस्टेशन। तो इस सबस्टेशन के आसपास में क्या लगा रहता है? इस सबस्टेशन के आसपास में फीडर लगे रहते हैं। ठीक है, इस सबस्टेशन के आसपास में क्या लगे रहते हैं? फीडर लगे रहते हैं। ठीक है, फीडर, इसे क्या कहते हैं हम लोग? फीडर। और इसी फीडर से सप्लाई दी जाती है किसको? डिस्ट्रीब्यूशन में इसी फीडर से सप्लाई दी जाती है। यहाँ पे जो सर्विसमैन की बात किया, सर्विसमैन क्या होता है? वह कनेक्शन जो उपभोक्ता के घर के पास, जैसे मान लो कि ये कोई उपभोक्ता हो गया, ये कोई उपभोक्ता हो गया, आप ही में से कोई एक उपभोक्ता है। ठीक है, इसका हो गया ये घर, और इसके घर के पास में यहाँ पे एक खंभा लगा हुआ है, ये एक पोल लगा हुआ है। ठीक है, इस पोल से और इसके घर पे यदि जो लाइन दी जाती है या जो कनेक्शन किया जाता है तो इसी को क्या कहते हैं हम लोग? इसको हम लोग कहते हैं सर्विस लाइन। ठीक है, सर्विस लाइन या सर्विस मैन इसी को कहते हैं। तो ये हो गया आपका सर्विस। बाकी जो कनेक्शन दिया जाता है फीडर से या जो वहां पे सब स्टेशन से कनेक्शन दिया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं फीडर। ठीक है, तो यहाँ पे ए एकदम करेक्ट आंसर बनेगा। चलिए अगला देखते हैं हम लोग कि
आइए के इंडियन इलेक्ट्रिसिटी नियमों के अनुसार मध्यम घरेलू वोल्टेज इंस्टॉलेशन में किन्हीं दो चालकों के बीच इंसुलेशन कितना होना चाहिए। जैसे दो चालक है ना, मान लो ये हमारा चालक ये हो गया, ये हमारा चालक भी हो गया, तो इन दोनों चालकों के बीच में जो इंसुलेशन है ना, इंसुलेशन, ये इंसुलेशन मेगा ओम में होना चाहिए। किसमें होना चाहिए भाई? मेगा ओम में होना चाहिए। किसमें? मेगा ओम। मेगा ओम बोले तो, मेगा ओम बोले तो 10⁶ ओम, 10⁶ ओम, या ऐसा कह सकते हो कि 10 लाख, 10 लाख हो जाएगा ना, हाँ 1 लाख नहीं 10 लाख, 10 लाख ओम के बराबर लगभग होना चाहिए इन दोनों के बीच का प्रतिरोध। इन दोनों के बीच का प्रतिरोध इतना होना चाहिए, यही चीज बोला गया है। इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल ये कब पारित हुआ था? ये पारित हुआ था जो भारतीय विद्युत अधिनियम है, विद्युत अधिनियम, ये 1956 में लागू हुआ था, 1956। ठीक है, चलिए। व्हाट इज द डाइवर्सिटी फैक्टर? डाइवर्सिटी फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? देखो डाइवर्सिटी फैक्टर का सिंपल सा फॉर्मूला है, मैं आपको बता देता हूं, उस फॉर्मूले को ज्यादा याद रखेंगे। ये तो यहाँ पे एक दूसरे तरीके से दे दिया है। जो डाइवर्सिटी फैक्टर है डीएफ, डाइवर्सिटी फैक्टर का फॉर्मूला होता है कि सम ऑफ इंडिविजुअल लोड, सम ऑफ इंडिविजुअल लोड ऑन सबस्टेशन upon maximum load on सबस्टेशन। ठीक है, ये होता है आपका क्या? डाइवर्सिटी फैक्टर का ओरिजिनल फार्मूला। ठीक है, एक पॉइंट और नोट कर लेंगे यहाँ पे कि इसका मान सदैव 1 से अधिक होता है। इसका मान सदैव 1 से अधिक होता है, 1 से अधिक होता है। ठीक है, 1 से अधिक होता है। आप कहेंगे कि सर ये फॉर्मूला तो हमें मैच नहीं कर रहा है, या यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हो इस ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा है, तो कोई बात नहीं, इसको बना लीजिए मिनिमम एक्चुअल लोड अपॉन इंस्टॉल्ड लोड। ठीक है, मिनिमम एक्चुअल लोड अपॉन इंस्टॉल्ड लोड। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। घरेलू उपभोक्ता के लिए अपनाई गई एसी वितरण लाइन में वोल्टेज अनुपात कितना होता है? तो ये कितना होता है भाई? ये 415/220, 415/220 वोल्ट होता है, जो कि ए ऑप्शन में दिया हुआ एकदम करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलो ये आपके सामने एक इंसुलेटर दे दिया है और पूछा है कि इस इंसुलेटर का नाम क्या है। इस इंसुलेटर का नाम आपसे पूछा है, तो देखो ये आपका कौन सा इंसुलेटर है? ये आपका है साइकिल इंसुलेटर, साइकिल इंसुलेटर। ठीक है, साइकिल इंसुलेटर। ये कहाँ पे यूज किया जाता है? तो कहीं पे यदि लाइन में डायरेक्शन को चेंज करना है, या एकदम अंतिम स्थिति हो, अंतिम आपका मोड़ हो, तो वहां पे इसका यूज किया जाता है। किसका? साइकिल इंसुलेटर का। ये आपका साइकिल इंसुलेटर बन जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो ये आपका जब कई सारे डिस्क को सीरीज में कनेक्ट करके, यहाँ पे एक पॉइंट नोट कर लेना कि जब कई डिस्क इंसुलेटर को ऊर्ध्वाधर डिस्क इंसुलेटर को सीरीज क्रम में जोड़कर वर्टिकल पोजीशन में रखा जाता है, वर्टिकल पोजीशन में रखा जाता है, तो उसे सस्पेंशन इंसुलेटर कहते हैं। तो उसे सस्पेंशन इंसुलेटर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यहीं पे एक और नोट कर लेना कि जब कई डिस्क इंसुलेटर को सीरीज में कनेक्ट करके
हॉरिजेंटली रखा जाए तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे स्ट्रेन इंसुलेटर कहते हैं। तो उसे स्ट्रेन इंसुलेटर कहते हैं, उसे स्ट्रेन इंसुलेटर कहते हैं। ठीक है, देखो ये आपका एक जो दिख रहा है ना, ये एक ऐसे दिख रहा है, ये क्या है, ये है आपका डिस्क इंसुलेटर। ये क्या है, डिस्क इंसुलेटर। ठीक है, एक डिस्क इंसुलेटर, दो डिस्क इंसुलेटर, तीन डिस्क इंसुलेटर, और इन तीनों को कैसे रखा गया है, ऊर्ध्वाधर रखा गया है, वर्टिकल रखा गया है। तो ये क्या बनेगा, ये हमारा बन जाएगा सस्पेंशन इंसुलेटर। और जब इनको ऐसे ये रखा गया ना अभी, और जब इनको ये ऐसे रख दिया जाए तो ये स्ट्रेन इंसुलेटर बन जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि आइए नियमों के अनुसार घरेलू वायरिंग में उप सर्किट को चलाने के लिए अनुमेय भार कौन सा होता है। तो सब सर्किट की बात किया ना, तो सब सर्किट में देखो कितना लोड होना चाहिए, 800 वाट होना चाहिए। ठीक है, और टोटल पॉइंट्स कितने होने चाहिए, टोटल पॉइंट्स 10 होने चाहिए, 10 पॉइंट्स। ठीक है, ये किसके लिए होता है, ये सब सर्किट या फिर लाइन एंड फैन सर्किट के लिए, लाइट एंड फैन सर्किट के लिए ये होना चाहिए एक परिपथ में, एक परिपथ में मैक्सिमम लोड 800 वाट और टोटल पॉइंट 10 होता है। ठीक है, और पावर सर्किट के लिए ये डाटा कितना हो जाता है भाई, पावर सर्किट के लिए, तो पावर सर्किट के लिए ये डाटा बदल जाता है, ये कितना हो जाता है, टोटल 2 पॉइंट हो जाते हैं, पॉइंट्स की संख्या 2 हो जाती है, और लोड कितना हो जाता है भाई, लोड हो जाता है आपका 3000 वाट। ठीक है, तो यहाँ पे सब सर्किट को या लाइट एंड फैन सर्किट के लिए पूछा है, तो ये आपका ए ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पे इंसुलेटर का नाम दिया हुआ है, तो जितने इंसुलेटर हैं इस तरीके के आपके सिलेबस में हमने सारे इंसुलेटर को एक साथ ले लिया है। देखो ये आपका है तो सिंगल सेड पिन इंसुलेटर, सिंगल सेड आपका पिन इंसुलेटर है, लेकिन सिंगल सेड पिन इंसुलेटर से और कौन कौन से इंसुलेटर बनते हैं, तो उन सबका हमने नाम यहाँ पे ले लिया। सिंगल सेड के बाद आपका डबल सेड भी बनता है, आपका ट्रिपल सेड भी बनता है। डबल सेड कैसे रहता है, देखो काउंट कैसे किया जाता है, यहाँ पे देखो ये केवल एक ही दिख रहा है, यहाँ पे टोटल कितने दिख रहे हैं, ये एक और ये दो, यहाँ पे 2 दिख रहे हैं, तो ये हो गया कितना, डबल सेड है। ठीक है, ये कितने दिख रहे हैं, 1 2 3, ये 3 दिख रहे हैं ना, तो ये क्या हो गया, ये ट्रिपल सेड नाम होंगे, तो ऐसे इसका नाम रखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे केवल एक ही है, यहाँ पे केवल एक ही है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका सिंगल सेड पिन इंसुलेटर, ठीक है, ये यहाँ पे डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा, सिंगल सेड पिन इंसुलेटर। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। क्या कारण है जो एसी की तुलना में डीसी ट्रांसमिशन पर कंडक्टर क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र पूरी तरीके से उपयोग कर सकता है। देखो आपने एक क्वालिटी देखी होगी एसी की, कि जैसे ये मान लो हमारा कंडक्टर है, ये हमारा कंडक्टर है, और इस कंडक्टर से यदि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा रहे हैं, तो इस कंडक्टर में क्या होता है, इस कंडक्टर के जो आउटर मोस्ट वाली लेयर है, इसी लेयर से होके ज्यादा से ज्यादा करंट फ्लो होती है, और जो इसका बीच वाला हिस्सा है, यहाँ से करंट बहुत कम फ्लो होती है। तो इसी प्रभाव को क्या कहते हैं हम लोग, इसी प्रभाव को स्किन इफेक्ट कहते हैं, तो स्किन इफेक्ट के कारण जो आपका एसी है ना, एसी में करंट कंडक्टर के आउटर मोस्ट लेयर से होके पास होती है, और उसके केंद्र से, उसके सेंटर से होके बहुत कम पास होती है, मतलब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है कंडक्टर में एसी का। जबकि बात कर ले हम लोग डीसी का, तो डीसी में कोई भी स्किन इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि स्किन इफेक्ट किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। ठीक है, और डीसी में आप सभी जानते होंगे कि फ्रीक्वेंसी 0 रहता है। डीसी में यदि फ्रीक्वेंसी 0 हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें कोई स्किन इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो नो स्किन इफेक्ट, यहाँ पे बी ऑप्शन एकदम करेक्ट बन जाएगा इसके लिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। डिस्क पिन इंसुलेटर बाहरी सतह को ग्लेजिंग द्वारा क्यों बनाया गया है, किनारों को अंदर की तरफ क्यों झुकाया गया रहता है। देखो ग्लेजिंग इसलिए किया जाता है ताकि जो आपका पिन इंसुलेटर है, पिन इंसुलेटर का सरफेस एकदम स्मूथ रहे। कैसा रहे, सरफेस स्मूथ रहे, सरफेस जो है ये एकदम स्मूथ रहे। ठीक है, अच्छा स्मूथ रखने से क्या फायदा होता है, एकदम स्मूथ रहेगा तो इस पे पानी नहीं रुकेगा, पानी नहीं रुकता है। ठीक है, पहला चीज। दूसरा चीज,
कि डस्ट नहीं रुकते हैं, डस्ट नहीं रुकता है, ठीक है, डस्ट नहीं रुकता है। ये दो फायदा होगा, यदि डस्ट नहीं रुकेगा तो फ्लैश ओवर नहीं होगा। इसमें फ्लैश ओवर क्या होता है, मतलब कि इसके ऊपर जो हमारा इंसुलेटर है, इंसुलेटर के ऊपरी सतह पे ही यदि क्या हो जाए, ज्यादा वोल्टेज बढ़ने की वजह से थोड़ा सा चिंगारी उत्पन्न हो जाए या थोड़ा सा उस पर स्पार्क हो जाए, तो ये इसी को कहते हैं हम लोग फ्लैश ओवर वोल्टेज, ठीक है। फ्लैश ओवर वोल्टेज में आपका इंसुलेटर पूरी तरीके से खराब नहीं होता है। पंक्चर वाले वोल्टेज, पंक्चर जब हो जाता है आपका इंसुलेटर तो उसमें पूरी तरीके से खराब हो जाता है, ठीक है ना। फ्लैश ओवर में पूरी तरीके से खराब नहीं होता। तो यहाँ पे पूछा है कि ये ग्लेजिंग किस लिए किया जाता है, तो ग्लेजिंग इसीलिए किया जाता है ताकि बारिश यदि कभी हो तो पानी उस पर ना रुके या उस पर डस्ट ना रुके, इसलिए ग्लेजिंग करके उसके सरफेस को एकदम स्मूथ, एकदम चिकना बनाया जाता है उसके सरफेस को, ठीक है भाई। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन कौन सा है, विथ स्टैंड हाई वोल्टेज, नॉट टू अट्रैक्ट बर्ड टू सीट ऑन, अरे चिड़िया तो बैठ ही जाती है, डिसेबल कंटिन्यूअस वाटर फ्लो इन ड्रेन। हाँ, ये आपका एकदम करेक्ट आंसर बनेगा, डिसेबल कंटिन्यूअस वाटर फ्लो इन रेन, ठीक है। या बरसात के दिन में जैसे पानी, बरसात के दिन में यदि पानी हो रहा है तो वो कंटिन्यूअसली एकदम फ्लो ना हो कंडक्टर के ऊपर, यदि कंटिन्यूअसली फ्लो होगा तो क्या हो जाएगा, उसमें भी आपका इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो ऊपर की तरफ होने लगेगा। ये जो ग्लेजिंग कह रहा है ना, देखो ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जैसे देखो यहाँ से मान लो इस पे पानी पड़ेगा, सबसे ऊपर वाला हिस्सा है, तो इस ऊपर वाले हिस्से पे यहाँ पे पानी पड़ेगा तो ये पानी धीरे धीरे इधर की तरफ आएगा और यहाँ से आके और फिर इधर क्या करेगा, इधर गिरना चाहेगा। तो भाई अब ये इस पे नहीं आके कहाँ गिरेगा, ये इधर कहीं बाहर की तरफ गिरेगा, या इस पे भी गिरेगा तो थोड़ा करके गिरेगा, ठीक है। और यही यदि सरफेस एकदम स्मूथ रहता है तो यहाँ से पानी आके कंटिन्यूअस गिरता, तो यहीं पे नीचे आपका क्या रहता है, यहाँ पे आपका कंडक्टर है और नीचे आपका कहीं ना कहीं कनेक्शन रहता है क्रॉस आर्म से, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आसानी से फ्लो हो जाती, ठीक है ना। तो इस वजह से ऐसा किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। हाँ देखो ये आपका जोड़ से क्वेश्चन है, ये आपका जोड़ से क्वेश्चन है, ओवरहेड लाइन में कौन कौन से जोड़ होते हैं। तो ये जो जोड़ आपके सामने दिया हुआ है ना, देखो ये आपको दिख रहा होगा कि बीच में कहीं पे कंप्रेस किया गया है, इसको दबाया गया है, ठीक है, इसको दबाया गया है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कंप्रेसिव, ये हो जाएगा आपका कंप्रेशन ज्वाइंट, ठीक है। और कौन कौन से ज्वाइंट होते हैं तो देखिए, और आपका एक होता है ट्विस्टेड ज्वाइंट। ट्विस्टेड ज्वाइंट में दो कंडक्टर को हम लोग क्या करते हैं, ऐंठते हैं या मोड़ के बनाते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं ट्विस्ट। अरे ट्विस्ट का मतलब समझ ही रहे हो, ट्विस्ट कर दिया जाता है मतलब मोड़ दिया जाता है या ऐंठ दिया जाता है, ठीक है। ये आपका स्ट्रेट स्लीव एंड नट कनेक्शन है, ये आपका इस तरीके से भी एक मोड़ किया जाता है, और एक इसे हम लोग समांतर कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन या फिर पीजी वाइज कनेक्टर भी कहते हैं। देखो इसमें क्या किया गया है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का स्लॉट खाली है और इस स्लॉट में कंडक्टर को डाल दिया है हमने, जैसे इधर से एक कंडक्टर को डाल दिया, इधर से दूसरे कंडक्टर को डाल दिया, फिर इधर से एक कंडक्टर को डाल दिया, इधर से दूसरे कंडक्टर को डाल दिया और इसके ऊपर नट बोल्ट लगा के हमने कस दिया अच्छे से, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से कनेक्शन दोनों के बीच आसानी से बन जाता है, ठीक है। तो ये आपके जोड़ इतने प्रकार के हैं आपके ओवरहेड लाइन में। केबल में तो अलग अलग तरीके के कई सारे हैं, लगभग 12-13 उसमें जोड़ है, लेकिन ओवरहेड लाइन में ज्यादा जोड़ नहीं, आपके 4-5 ही जोड़ है, तो हमने यहाँ पे बता दिया आपको मैक्सिमम, ठीक है। चलिए तो कंप्रेशन ज्वाइंट फॉर ACSR यहाँ पे एकदम करेक्ट आंसर बन जाएगा सी वाला। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि इस्तेमाल होने वाले इस ओवरहेड लाइन के इस्तेमाल होने वाले ACSR कंडक्टर में स्टील को क्यों प्रबलित किया जाता है। स्टील क्यों लगाया जाता है भाई, स्टील इसीलिए लगाया जाता है क्योंकि जो हमारा एल्युमिनियम कंडक्टर है उसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत कम होती है, उसमें तनन सामर्थ्य कम होती है, तो उस तनन सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, उसमें स्टील का एक कोर लगाते हैं और उसी के ऊपर स्टैंडर्ड किया जाता है, उसी के ऊपर हमारे जितने भी एल्युमिनियम कंडक्टर हैं उसको लपेटा जाता है ना। तो यहाँ पे देख लेते हैं, टू मिनिमाइज द लाइन सैग, टू रिड्यूस द लाइन वोल्टेज ड्रॉप, टू इंक्रीज द टेंसाइल स्ट्रेंथ, टू इंक्रीज द टेंसाइल स्ट्रेंथ, यहाँ पे एकदम करेक्ट आंसर बन जाएगा इसका, ठीक है। टेंसाइल स्ट्रेंथ को ही बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एल्युमिनियम कंडक्टर कोर में लगाते हैं, एल्युमिनियम कंडक्टर के कोर में हम लोग स्टील को लगाते हैं। जैसे मान लो कि हमारा हो गया स्टील कोर और इसी के ऊपर जो हमारे एल्युमिनियम कंडक्टर है ना उनको ऐसे लपेटा गया रहता है, उनको ऐसे लपेटा गया रहता है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, इसे हम लोग स्ट्रैंडेड वायर कहते हैं, स्ट्रैंडेड वायर कहते हैं,
ठीक है भाई। चलिए इसकी संख्या कैसे निकाली जाती है, तो 3n² माइनस 3n प्लस 1, 3n² माइनस 3n प्लस 1, यहां से इसकी संख्या निकाली जाती है। ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज करके किस कोर में कितने कंडक्टर, कितने आपके लपेटे में कंडक्टर यूज किए गए हैं वो संख्या निकालनी होगी, तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम लोग आसानी से निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। किस प्रकार का एसी प्रसारण सार्वभौमिक रूप से अपनाया जाता है? सार्वभौमिक रूप से अपनाया जाने वाला कौन सा है इसमें, तो ये तो सभी लोगों ने देखा होगा अपने घर के आसपास में कि जो भी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमारे वायर यूज किए जाते हैं वो कौन से होते हैं, 3 फेज 3 वायर होते हैं। कौन से होते हैं भाई, 3 फेज 3 वायर होते हैं, मतलब 3 फेज होता है और तीनों फेज के लिए अलग अलग से हमारे 3 वायर होते हैं। इनको 3 फेज 4 वायर कब बनाया जाता है, हमारे एंड पे, या ऐसा कह लो कि जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर के यूज करने से कुछ दूरी पे एक ट्रांसफार्मर लगाया जाता है। कौन सा ट्रांसफार्मर, डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर, डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर। ये ट्रांसफार्मर लगा के हम लोग 3 फेज 3 वायर की सप्लाई को 3 फेज 4 वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि स्टार से क्या निकल जाता है, स्टार वाले कनेक्शन से एक आपका न्यूट्रल पॉइंट निकल जाता है। ठीक है, न्यूट्रल पॉइंट निकल जाता है तो ये 4 वायर यहाँ से बना देता है। तो हम लोग ज्यादातर क्या यूज करते हैं, 3 फेज 3 वायर ही यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि लाइन समाप्ति पर कोने के खंभे के लिए किस प्रकार के लाइन इंसुलेटर का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे आपका कौन सा इंसुलेटर यूज किया जाएगा, अभी हमने कुछ देर पहले आपको बताया है कि जो हमारा साइकिल इंसुलेटर था, साइकिल इंसुलेटर का यूज किया था भाई। साइकिल इंसुलेटर के बारे में हमने आपको बताया था कि कहीं पे लाइन की डायरेक्शन यदि मोड़नी होगी, लाइन की डायरेक्शन यदि चेंज करनी होगी, जैसे मान लो कि आप लाइन ऐसे लेके जा रहे हो और एकदम ऐसे मोड़ देना है, ठीक है, तो वहां पे हम लोग कौन सा इंसुलेटर यूज करते हैं, साइकिल इंसुलेटर यूज करते हैं। या फिर हमारी लाइन कहीं पे एकदम समाप्त हो रही हो तो वहां पे भी हम लोग साइकिल इंसुलेटर का यूज करते हैं। ये हमने 2 यूज आपको साइकिल इंसुलेटर का बताया था अभी कुछ देर पहले ही। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए साइकिल इंसुलेटर कैसा होता है ये आप लोगों ने देखा था ना, साइकिल इंसुलेटर, अरे साइकिल इंसुलेटर यही तो था, ये है ना साइकिल इंसुलेटर। इसके बारे में हमने आपको 2 यूज बताया था कि कहीं पे यदि लाइन की डायरेक्शन को चेंज करनी हो तो वहां पे हम लोग इसका यूज करते हैं, या फिर लाइन कहीं समाप्त हो रही है तो वहां पे भी इसका यूज करते हैं। और ये पूरा रोटेट होने वाला होता है, ठीक है, ये आसानी से रोटेट हो जाता है ये इंसुलेटर। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। वाइंडिंग वायर गैप को बहुत पास रखने और पिन इंसुलेटर में बहुत टाइट होने का क्या कारण होता है। उसको टाइट क्यों किया जाता है, ताकि स्पार्किंग ना हो। यदि स्पार्किंग होगा तो भाई हमारा लाइन कंडक्टर खराब होगा, या जो इंसुलेटर हमने यूज किए हैं उस इंसुलेटर के डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी खराब होंगे, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। तो हम लोग ये चाहते हैं कि भाई हमारा कनेक्शन प्रॉपर बना रहे और आसानी से सप्लाई होता रहे। स्पार्किंग यदि होगा तो उससे वोल्टेज भी कम हो जाएगा सप्लाई में। तो इन सभी चीजों को अवॉइड करने के लिए, इन सभी चीजों को खत्म करने के लिए हमने कनेक्शन क्या करते हैं, एकदम टाइट रखते हैं। ठीक है, और आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से हो तो कभी भी यदि आप प्रैक्टिकल करने जाते हो कोई भी ना, तो आपको एक वर्ड तो हमेशा याद ही रखना है, कभी भी यदि सावधानी लिखनी होगी, प्रिकॉशंस लिखने होंगे आपको, तो उसमें एक प्रिकॉशन जरूर मेंशन कर दीजिएगा आप लोग, ऑल कनेक्शन शुड बी टाइट। सारे कनेक्शन टाइट होने चाहिए। यदि कनेक्शन टाइट नहीं है तो समझ लो स्पार्किंग होगी तो जो भी आपका इक्विपमेंट है, इक्विपमेंट खराब हो सकता है। तो ये इलेक्ट्रीशियन के स्टूडेंट्स को पर्टिकुलरली समझाया जाता है या रटवाया जाता है कि भाई ये तो हर एक प्रैक्टिकल में तुमको लिखना ही है। ठीक है, चलो आप लोग का इस समय प्रैक्टिकल का भी डेट आ ही गया है। प्रैक्टिकल कई लोग देने जाने वाले होंगे, तो हमने सोचा कि चलो ये भी थोड़ा सा बता ही देते हैं। ओवरहेड लाइनों पर उपयोग किए जाने वाले कंडक्टर का नाम क्या है। ओवरहेड लाइन में कौन सा कंडक्टर यूज किया जाता है, ACSR कंडक्टर यूज किया जाता है। इसका फुल फॉर्म सभी को पता है, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स। ठीक है, तो ये ही कंडक्टर सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, तो ये तो सबको याद होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विद्युत खंभे में प्रयुक्त क्रॉस आर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखो जो हमारा क्रॉस आर्म होता है वो किस तरीके का होता है, मैं पहले ये दिखा देता हूँ। जैसे मान लो ये हमारा सपोर्ट हो गया, सपोर्ट या पोल, ठीक है, पोल कहिए या फिर सपोर्ट कहिए इसको, और इसके ऊपर हमारा जो लाइन इंसुलेट जो हमारा क्रॉस आर्म है, क्रॉस आर्म कैसा होता है, कुछ इस तरीके से होता है।
ऐसा आप लोगों ने देखा होगा जरूर। और इसी के ऊपर क्या लगे रहते हैं, इसी के ऊपर हमारे जो इंसुलेटर हैं वो ऐसे लगे रहते हैं ना, ऐसे आपके इंसुलेटर्स लगे रहते हैं। तो ये जो क्रॉस आर्म है, ये क्रॉस आर्म किस लिए लगाया जाता है? अब आप इस फोटो को देख के इसके बाद इसके ऑप्शन को पढ़ो और इसके बाद अनुमान लगा के बताना कि क्या हो सकता है। सपोर्टिंग द लाइन कंडक्टर, लाइन कंडक्टर को सपोर्ट करने के लिए। होल्डिंग द इंसुलेटर ऑन ओवरहेड लाइन। अच्छा, मैं पहले ये भी बता दूं कि जो इसका कंडक्टर है, कंडक्टर कहां से ले जाया जाता है? तो देखो कंडक्टर ऐसे पास होते हैं, ठीक है, कंडक्टर ऐसे पास होते हैं। तो क्या ये लाइन कंडक्टर को सपोर्ट कर रहा है? लाइन कंडक्टर को सपोर्ट कर रहा है क्या? तो आप कहेंगे सर सपोर्ट तो कर रहा है, ऐसा हमें लग रहा है। ज्यादातर लोगों का आंसर होगा कि सर ये तो कर ही रहा है, लेकिन देखो दूसरा ऑप्शन में क्या दिया है, होल्डिंग द इंसुलेटर्स ऑन ओवरहेड लाइन। अरे भाई इंसुलेटर को देखो, इंसुलेटर कहां पे लगा हुआ है? इसी क्रॉस आर्म पे ही टिका हुआ है। इस इंसुलेटर का इस पोल से कोई वास्ता नहीं है, ये सीधे सीधे इसी पे टिका हुआ है। तो ये वाला ऑप्शन ज्यादा सुटेबल है या ये वाला ऑप्शन ज्यादा सुटेबल है? यदि तीसरा ऑप्शन आपको दिया रहता ए एंड बी बोथ, तो आप ए एंड बी बोथ लगा लेते, लेकिन यहाँ पे वैसा कुछ ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे बी एकदम करेक्ट आंसर बनेगा कि होल्डिंग द इंसुलेटर ऑन ओवरहेड लाइन। होल्डिंग द इंसुलेटर ऑन ओवरहेड लाइन, ठीक है, ये एकदम राइट आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। चलो, एचटी ओवरहेड लाइनों के अंतिम सिरों पर किस प्रकार के लाइन इंसुलेटर का उपयोग किया जाता है? अंतिम सिरों पे एचटी ओवरहेड लाइन में। अच्छा, किसकी बात कर रहा है यहाँ पे? हाई टेंशन में बोल रहा है, ठीक है। देखो अभी कुछ देर पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक बार देख लेते हैं हम लोग, कहां गया हमारा क्वेश्चन? ये है, लाइन समाप्ति पर कोने के खंभे के लिए किस प्रकार के लाइन इंसुलेटर का उपयोग किया जाता है? ठीक है, कॉर्नर पोस्ट, इस पॉइंट को याद रखेंगे। कॉर्नर पोस्ट पे हम लोग किसका यूज करते हैं? साइकिल इंसुलेटर का यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है? यहाँ पे क्वेश्चन उसी तरीके का है, लेकिन यहाँ पे एक वर्ड लिख दिया है एचटी ओवरहेड लाइन। एचटी ओवरहेड लाइन में यदि कोई अंतिम सिरा है तो वहां पे हम लोग किस प्रकार का लाइन इंसुलेटर का यूज करेंगे? तो वहां पे हम लोग यूज करते हैं डिस्क इंसुलेटर का। किसका यूज करते हैं भाई? डिस्क इंसुलेटर का। अच्छा, एक जो डिस्क इंसुलेटर होता है, इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी होती है या मैक्सिमम कितने वोल्टेज तक यूज किया जाता है? तो एक जो डिस्क इंसुलेटर है ये मैक्सिमम 11 किलो वोल्ट तक यूज किया जाता है। अच्छा, जो पिन इंसुलेटर है ये मैक्सिमम कितने वोल्टेज तक यूज किया जाता है सर? तो ये मैक्सिमम 33 किलो वोल्ट तक यूज किया जाता है आपका पिन इंसुलेटर, ठीक है ना। पिन इंसुलेटर आपका मैक्सिमम 33 किलो वोल्ट तक यूज किया जाता है। स्टे इंसुलेटर भी आपका लो टेंशन लाइन के लिए ही यूज किया जाता है, ठीक है ना। चलिए, तो ये थे आपके आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब इससे आगे वाले जो भी क्लास होगी उसमें आपका ये पूरा जो क्वेश्चन सीरीज था 500 क्वेश्चंस का, ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और आप लोगों से बस इतना ही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग प्रॉपर पूरी क्लास को देख लीजिए। जितना भी प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में मुझे लग रहा है टोटल 35 क्लास होगी, 35 क्लास होगी। 35 क्लास को आप रिवीजन कर लीजिए, रिवीजन करके एग्जाम में अपीयर होंगे, आपका एग्जाम अच्छा जाएगा, ठीक है। केवल पीडीएफ रटने के चक्कर में ना पड़िए, एक बार पढ़ाई करना बेहद जरूरी है, ठीक है। चलिए, फिर आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो कि आपकी लास्ट क्लास होगी क्वेश्चन, इस क्वेश्चन सीरीज का, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।